नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली बड़ी खबर दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में देर रात एलएनजेपी अस्पताल में काम करने वाली एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की लाश घर के बाथरूम से मिली और घर का दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। महिला एलएनजेपी अस्पताल के नर्स क्वार्टर में अकेले रहती थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। दिल्ली के जगतपुरी थाने में शनिवार की रात जमकर हंगामा हुआ। 2 लड़कों की थाने के अंदर हुई पिटाई के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोग थाने के अंदर पहुंच गए और एसएचओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थाना परिसर में लोगों का हंगामा बदस्तूर जारी था, लेकिन कोई पुलिस वाला बाहर नहीं निकला। लोगों का आरोप है कि पुलिस वालों ने दोनों लड़कों को मामूली बात पर उठा लिया और थाने लाकर उनकी डंडों से पिटाई कर दी। काफी देर हंगामा होने के बाद पुलिस ने लोगों को किसी तरह से शांत करवाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक अफवाह फैलते ही लोग फिर से थाने के बाहर पहुंच गए। तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। थाने में बवाल की खबर मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायल पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद पुलिस ने हंगामा और तोड़फोड़ को लेकर मामला दर्ज किया। पुलिस अब हंगामा करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में जिम के अंदर एक लड़की से छेड़खानी के बाद लोगों ने खूब बवाल किया। जिम के ट्रेनर पर लड़के से छेड़छाड़ का आरोप है। लोगों के मुताबिक जिम के अंदर सेक्स रैकेट चलाया जाता है। फिलहाल पुलिस ने जिम के मालिक और कर्मचारी पर मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में NH-24 पर ट्रैफिक पुलिस की करतूत को लेकर जमकर बवाल हुआ। ट्रैफिक पुलिस के 2 जवानों ने एक चलती बाइक को पीछे से खींच दिया, जिसकी वजह से बाइक सवार धड़ाम से सड़क पर गिर गया। पुलिस वालों की इस करतूत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामे की वजह से NH-24 पर लंबा चौड़ा जाम लग गया। लोगों के हंगामे के पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोपी ट्रैफिक पुलिस वाले फरार हैं। बाइक सवार को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक युवक की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। आरोप है कि ये युवक एक लड़की को कई दिनों से परेशान कर रहा था। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की एक मोटरसाइकिल कंपनी के शोरूम में काम करती है। वहीं इस युवक से उसकी दोस्ती हुई थी, जिसके बाद युवक इस लड़की पर धन बदलकर जबरदस्ती शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। हाथरस में शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। हाथरस में खराब चिप और पेन ड्राइव बेचकर एक दुकानदार से ठगी करने वाले 2 युवकों को लोगों ने जमकर पीटा। खंभे से बांधकर पीड़ित दुकानदार ने दोनों युवकों को बुरी तरह मारा। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। महाराष्ट्र की ठाणे क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक शख्स को देसी कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले ही इसने एक युवक की गोली मारकर हत्या की थी और आगरा भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जाल बिछाकर 24 घंटे के अंदर इसे धर दबोचा। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में रहने वाले 58 साल के एक आर्किटेक्ट की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घर वालों के मुताबिक आर्किटेक्ट की हत्या की गई है। आर्किटेक्ट के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस मामला दर्ज करके छानबीन कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एक इंजीनियर को उसके 2 दोस्तों के साथ चोरी के कई मामलों में गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सारे अपनी गर्लफ्रेंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी को अंजाम देते थे। चोरी से पहले होंडा एकॉर्ड कार से रेकी करते थे। सूरज नाम का ये लड़का संजय और करण के साथ मिलकर नवादा, जनकपुरी और तिलक नगर में चोरी कर चुका था। इसके पिता मुंबई में एडवोकेट हैं। पुलिस ने इनके पास से 49 मोबाइल फोन, एयरगन और होंडा एकॉर्ड गाड़ी को जब्त किया। गाजियाबाद में पुलिस ने 8 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया जो अपनी गर्लफ्रेंड को विदेशों में सैर सपाटा कराने के लिए लूटपाट करते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग हत्या के साथ 3 करोड़ की लूट को अंजाम दे चुके हैं। यूपी के औरैया में 4 दबंगों पर एक लड़की को जिंदा जलाकर मार देने का आरोप लगा है। अछलदा के पूर्वा गांव में रहने वाली एक लड़की को 80% जली हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लड़की ने 4 लोगों के खिलाफ बयान दिया था, लेकिन पुलिस इसे संदिग्ध हालत में हुई मौत मान रही है। यूपी के बरेली में मानसिक तौर पर कमजोर नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। मामला किला थाना इलाके का है। आरोपी और पीड़ित एक ही मकान में किराए पर रहते था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर देर रात बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। शिवसेना की ओर से सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी को एक प्रस्ताव किया गया था, लेकिन बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उस प्रस्ताव को नकार दिया गया।
शिवसेना की ओर से एक प्रस्ताव हमको प्राप्त हुआ था। उस प्रस्ताव पर हमारी कोर कमेटी ने विचार किया, इसलिए मैंने उद्धव जी को कहा है कि हमारी कोर कमेटी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे थे। दोनों के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई। उम्मीद जताई जा रही थी कि गठबंधन को लेकर कोई बात बन सकती है, लेकिन मातोश्री से बाहर आकर फडणवीस ने बीजेपी कोर कमेटी का फैसला टाल दिया। 2009 में शिवसेना 169 और बीजेपी 119 सीटों पर लड़ी थी। बीजेपी का कहना है कि शिवसेना के फॉर्मूले के तहत उसके पास सिर्फ 117 सीटें ही बच जाएंगी। खबर है कि बीजेपी ने 119 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं और कुल 288 सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर चुका। खबर यह भी है कि सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए शिवसेना की ओर से आदित्य ठाकरे को भेजे जाने पर बीजेपी के नेता नाराज हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि सीटों पर फैसले के लिए आदित्य को भेजना सही नहीं है। उधर आज शिवसेना ने अपने सभी नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इसके पहले शिवसेना ने बीजेपी को नया प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव के मुताबिक बीजेपी को 126 सीटें देने की पेशकश की गई, जबकि 288 में से खुद 155 सीटें रखना चाहती है। इससे पहले शिवसेना ने बीजेपी को नया फॉर्मूला भेजा था। नए फॉर्मूले के मुताबिक वो अपनी कोटे से स्वाभिमानी शेतकारी संगठन को 7 सीटें देने को तैयार थी और आरपीआई को बीजेपी कोटे से 2 सीटें देने का प्रस्ताव रखा गया था। बाकी बची 7 सीटों की तस्वीर साफ नहीं थी। आज सुबह 11 बजे दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होनी है। हरियाणा की सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। सफेदों से सुषमा स्वराज की बहन वंदना शिमला को टिकट दिया गया है। हरियाणा की 90 सीटों में से बीजेपी ने 15 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि 22 पर युवाओं को मौका दिया गया है। यहां 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। नामांकन प्रक्रिया भी कल से शुरू होगी। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी जुबानी जंग चल रही है। एनसीपी ने सीट बंटवारे पर कांग्रेस को एक दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं। कई दिनों से सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। अब हम बस एक दिन और इंतजार करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी ने साफ कह दिया है कि अगर सीटों के समझौते को लेकर कांग्रेस हाईकमान का दिल्ली से बुलावा आया भी तो पार्टी का कोई नेता दिल्ली नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी का कहना है कि अब तक कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों के तालमेल को लेकर अहम भूमिका निभाने वाले अहमद पटेल की कांग्रेस में नहीं चलती। टीम राहुल की वजह से सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस को फैसला लेने में देरी हो रही है। इससे पहले कांग्रेस ने भी एनसीपी को गठबंधन तोड़ने की धमकी दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा कि एनसीपी जिद पर अड़ी रही तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने को मजबूर होगी। मुंबई में हुई महाराष्ट्र कांग्रेस की मीटिंग में 174 सीटों पर चुनाव लड़ने पर मंथन किया गया, जिसके बाद माणिकराव ठाकरे ने कहा कि इस पर आखिरी फैसला आलाकमान का होगा। उधर देर रात कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने बताया कि बैठक में मोटे तौर पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई है। तंवर के मुताबिक अभी कुछ सीटों पर दोबारा चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें लव जिहाद, आप विधायकों को खरीदने की कोशिश, महंगाई, भ्रष्टाचार, चीनी घुसपैठ और पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन जैसे मुद्दों पर उनकी चुप्पी को लेकर निशाना साधा गया। आरोप पत्र में केजरीवाल के अलावा प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी छोड़कर गई शाजिया इल्मा का नाम भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल ने पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वोडाफोन कंपनी को अपने वकील बेटे के जरिए फायदा पहुंचाया। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह पर उनके बयान पर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। नई दिल्ली के 12 तुगलक रोड बंगला खाली करने को लेकर अजीत सिंह के बयान में यशवंत सिन्हा का नाम दिया गया था। अजित सिंह ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि केंद्र सरकार उन्हें निशाना बना रही है, जबकि यशवंत सिन्हा जैसे उसके अपने नेता आज भी सरकारी घरों पर कब्जा जमाए हुए हैं। यशवंत सिन्हा ने इसे चरित्र हनन की कोशिश बताया है। यशवंत सिन्हा का कहना है कि उन्होंने 6 कुशल रोड पर मिले सरकारी घर को 26 जुलाई को ही खाली कर दिया था। ऐसे में अजीत सिंह का बयान निराधार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर की 1 इंच जमीन भी भारत को नहीं देंगे। बिलावल ने पंजाब इलाके के मुल्तान में पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली में ये बात कही। बिलावल जब भाषण दे रहे थे, उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। बिलावल के इस बयान पर भारत ने पलटवार किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने इस बयान को हकीकत के कोसों दूर बताया। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता से समझौता नहीं हो सकता। ऐसी बातों पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटाने की ताकत रखता है, लेकिन भारत जंग नहीं चाहता। भारी हथियारों से लैस करीब 200 आतंकवादी एलओसी के चारों तरफ भारतीय सीमा में घुसपैठ की ताक में हैं। सेना के मुताबिक हाल ही में आई बाढ़ के चलते 50% से ज्यादा कैंटोनमेंट एरिया जलमग्न हो गया। ऐसे में आतंकी जोरदार हमले की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा जिले में सेना ने मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। खबर है कि आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में अपनी गुप्त ब्रांच खोल दी है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के अलीम उमर को इंडिया का चीफ नियुक्त किया गया है। अलकायदा उल्फा के उग्रवादियों से मिलकर असम में अपना बेस बनाने की तैयारी में है, ये कहना है असम के सीएम तरुण गोगोई का। गरबे पर मुस्लिमों के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध की बात कहने वाली इंदौर की विधायक उषा ठाकुर ने एक और बयान दिया है। उषा ठाकुर ने कहा कि इस्लाम में बुत परस्ती की मनाही है, इसलिए अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो 5 वक्त का नमाजी है तो उसे गरबे में नहीं जाना चाहिए। उषा ठाकुर का कहना है कि वंदे मातरम के तीसरे पैराग्राफ में मां दुर्गा का नाम आने की वजह से मुस्लिम आधा वंदे मातरम ही गाते हैं। जब उन्हें मां दुर्गा का नाम लेना मंजूर नहीं तो गरबे में उनका क्या काम, क्योंकि वहां तो मां दुर्गा की परिक्रमा होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में दिल्ली में ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन की तीसरी बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बांग्लादेश के विदेश मंत्री अबुल हसन महमूद अली शामिल हुए। पीएम मोदी की तर्ज पर यूपी सरकार भी वाराणसी का कायाकल्प करने को बेकरार है। अखिलेश यादव ने वाराणसी के डीएम को वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के तहत चिली की राजधानी सैंटियागो भेजा है। अखिलेश सैंटियागो के विकास मॉडल को अपनाकर काशी का विकास करना चाहते हैं। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में मेट्रो साइट पर हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हो गया। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एक घर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 8 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग जख्मी हो गए। डीएम ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यहां अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे जबकि लाइसेंस कहीं दूसरी जगह के नाम पर बना है। यूपी के बिजनौर में कबाड़ के एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से लाखों का कबाड़ का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। कबाड़ के गोदाम में आग लगने की खबर पाकर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। यूपी के हाथरस में गुस्साए भीड़ ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने 2 वकीलों के दफ्तर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। यह हंगामा समारोह में हंगामा होते देख मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाई। जवाब में हंगामा करने वालों ने भी पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। एयर इंडिया के कर्मचारियों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे ऐसे समय में पार्टी और डांस करते नजर आ रहे हैं जब उन्हें लंदन दिल्ली की फ्लाइट को रवाना करने की व्यवस्था में जुटे होने चाहिए था। आरोप है कि इस पार्टी की वजह से फ्लाइट 3 घंटे तक उड़ान नहीं भर पाई। विमान को टेक ऑफ कराने का जिम्मा इन्हीं लोगों के पास था। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब ऑल इंडिया इंजीनियर्स एसोसिएशन ने एयर इंडिया के चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में गंगा एक बार फिर लोगों को डरा रही है। बीते 3 दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का पानी हर दिन 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। आमतौर पर बारिश के महीने के बाद सितंबर महीने में इस वक्त तक गंगा का जलस्तर घटने लगता है और घाटों की साफ सफाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार गंगा का जलस्तर घटने के बजाय बढ़ रहा है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। सचिन ने 15 लाख रुपए की राहत सामग्री और सांसद फंड से 25 लाख की राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी है। दिल्ली में एसएसबी के डीजी बीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री से मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत राशि का चेक सौंपा। दिल्ली के अलीपुर इलाके में 8वीं की एक छात्रा को कार से अगवा कर लिया गया। हालांकि बाद में कुछ लड़कों ने उसे घर के पास ही छोड़कर वो भाग गया। आशंका है कि लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। लड़कों की पहचान हो गई है लेकिन वो फरार है। वहीं ग्रेटर नोएडा में लोगों से पता पूछकर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। लोग कई बार लिफ्ट देने के बहाने भी लूट लेते थे। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने जकार्ता से आए 36 महिलाओं के एक ग्रुप के पास से 2,20,000 के नकली नोट जब्त किए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने 7वीं क्लास के एक छात्र की इतनी बेरहमी से पीटा कि उसका हाथ टूट गया।
नोएडा के सेक्टर 135 में टुडे होम ग्रुप में पैसा निवेश करने वाले निवेशकों ने बिल्डर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि डेडलाइन के 1.5 साल बाद भी उन्हें फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला। दिल्ली में पीपल्स क्लाइमेट मार्च निकालकर लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही इस मार्च के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई कि वो अगले हफ्ते होने वाले यूएन के क्लाइमेट चेंज समिट में हिस्सा लें। गुजरात के भरूच में एक 80 साल के बुजुर्ग महिला पिछले 13 दिन से सड़क पर रहने को मजबूर है। उनके घर वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बालाजीपुरम साईं मंदिर के अंदर साईं का सच नाम से एक किताब बिक रही है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स के विमान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि विमान AN-32 में गलत तरीके से लैंडिंग की वजह से हल्की चिंगारी उठी। बिहार में आज से शुरू हो रहे नक्सलियों के स्थापना दिवस के मद्देनजर संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के चाणक्यपुर में इग्नाइट वेलनेस फाउंडेशन की ओर से फिटनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह संस्था फिलहाल एक चैरिटी प्रोग्राम चला रही है, जिसमें हिस्सा लेकर आप खुद को फिट रख सकते हैं। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आप जो रकम देंगे उससे नेत्रहीन और गरीब बच्चों की मदद की जाएगी। लोगों को थोड़ा सा हेल्थ की तरफ अवेयर करना, कि वो थोड़ा सा जागरूक हो जाएं कि आजकल फिटनेस खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा खराब हैं। उससे बच्चों में आगे बहुत ज्यादा। चैंपियंस लीग के कल के दूसरे मुकाबले में पंजाब ने बारबाडोस ट्राइडेंट्स को 4 विकेट से हराकर जीत हासिल कर ली। सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार कारा ब्लैक ने टोक्यो ओपन खिताब पर कब्जा कर लिया है। फाइनल में सानिया ब्लैक ने स्पेन की मुगुरुजा कार्ला की जोड़ी को 6-2, 7-5 से मात दे दी। इंचियोन में चल रहे एशियन गेम्स में आज दूसरे दिन भारतीय महिला बैडमिंटन टीम सिल्वर मेडल पक्का करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। 50 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीतने वाले जीतू राय से आज 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल की उम्मीदें रहेंगी। भारत के हिस्से पहले दिन 2 मेडल आए। एशियन गेम्स के पहले दिन जीतू राय ने गोल्ड तो श्वेता चौधरी ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली श्वेता चौधरी के पास अपनी नियमित पिस्टल नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। इराक में अलग अलग 4 जगहों पर हुए कार बम धमाकों में 31 लोगों की जान चली गई, 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि आईसिस के खिलाफ लड़ाई केवल अमेरिका ही नहीं, लेकिन हम आतंकवादियों के खिलाफ इराक में या सीरिया में कार्रवाई करने में ही नहीं हिचकेंगे। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान फुंगोंग की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी जेट विमानों ने 6 रूसी विमानों को अलास्का के पास रोक लिया। रूस के लड़ाकू विमानों को बियोफोर्स सी के पास चक्कर लगाते हुए रोका गया। न्यूजीलैंड में जॉन की लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालेंगे। अमेरिकी गायक फेरल विलियम्स के गीत हैप्पी बर्थडे रखने के लिए 6 ईरानी युवाओं को 91 कोड़े और 1 वर्ष की जेल सुनाई गई है। ईरान में महिला और पुरुषों का एक साथ डांस करना, महिलाओं का बिना स्कार्फ के लोगों के सामने आना इस्लामी कानून का उल्लंघन माना जाता है। केबीसी में 7 करोड़ जीतने के ऐतिहासिक पल का वीडियो सामने आया। आप देख सकते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में। जैसे ही अचिन और सार्थक निरुला ने 7 करोड़ जीते, वो कितना खुश थे। अचिन एक मार्केटिंग मैनेजर है, जबकि सार्थक अभी पढ़ाई ही कर रही है।